स्लो ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है वो देखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस of the organizing the data in the database to reduce, or you can say to avoid the data redundancy, insertion anomaly, update anomaly and deletion anomaly। तो रिडंडेंसी की बातें तो हमने कई बार कही हैं कि रिडंडेंसी से आप सब लोग अब तक वाकिफ हो चुके होंगे कि रिडंडेंसी होती क्या है। बट ये 3 नए वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज द इंसर्शन, अपडेट एनोमलाई, डिलीशन एनोमलाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनोमलाई। If I am saying here anomaly, what is the meaning of that? That is, you can say abnormality। abnormality in the database हमें यहाँ चेक करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर पर्सन का हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि abnormal, I mean that fellow is not the normal। The same way in the database also we are looking what are the abnormality in the database when you have created a simple table। आप सब बोलते हो यस हमने एक टेबल क्रिएट करी और ये सारा डेटा उसमें डाला है, लेकिन जब हम उसमें रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग सम टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम। एंड व्हाट आर दैट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स? व्हेन वी इंसर्ट दिस प्रॉब्लम अराइज, व्हेन वी अपडेट देन दिस प्रॉब्लम अराइज, व्हेन वी डिलीट देन दिस प्रॉब्लम अराइज। तो दैट टाइप ऑफ द, तो इन terms of the anomaly you can say what types of the problem we are getting here। So anomaly is nothing but the problem in the database which you have created without any normalization। if you are not applying the normalization whenever you are designing the database, always you will get the problem of these 4 things, that is the redundancy problem, insertion problem, update and deletion problem। ये क्या होता है ये हम देखते हैं। तो एनोमलाइज इन द डीबीएमएस यहाँ पे बेसिकली 3 है, दैट इज द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये होता क्या है और किस के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेट्स टेक दिस टेबल हियर। इन दिस टेबल some data is available here, employee ID, employee name, employee address और employee का डिपार्टमेंट नंबर। सपोज आप ना एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कुछ ऐसे यहाँ पे स्टोर्ड किया गया है। डेटा को ऐसे स्टोर किया, दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर 101, नेम इज दिस एंड एड्रेस इज दिस एंड D001 यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट नंबर है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि 101, यहाँ पर पहली प्रॉब्लम क्या दिख रही है आपको कि जो एम्प्लॉय नंबर 101 है ये 2 टाइम्स आया। इसी तरह से एम्प्लॉय नंबर 166 भी आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आ रहा है। और आप जानते हैं कि अगर ये 2 टाइम्स आ रहा है किसी रिकॉर्ड में तो दिस इज कॉल्ड द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। अब यहाँ पर देखिए रिडंडेंसी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट नंबर है वो दोनों अलग है। डिपार्टमेंट नंबर एक एम्प्लॉय जो है वो 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये दिल्ली उसका एड्रेस है, उसका नाम यहाँ पे रिक है। अब सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें अपडेट एनोमलाइज की, अब अगर मुझे यहाँ पे सपोज करो आपने ये टेबल बनाई है तो व्हाट इज द अपडेट एनोमलाइज प्रॉब्लम क्या है? ये तो हमने देखा कि रिडंडेंसी है, चलो ठीक है रिडंडेंसी है डेटा, लीव दैट मैटर। नाउ कम टू द अपडेट एनोमलाइज। अपडेट एनोमलाइज क्या कहता है कि सपोज करो एम्प्लॉय दिल्ली से कहीं शिफ्ट हो गया, मान लीजिए वो आगरा शिफ्ट हो गया, तो अगर मुझे यहाँ पर मैंने कहा कि अपडेट करना है इस एम्प्लॉय का एड्रेस और आपने अपने ऑपरेटर को बता दिया, उसने दिल्ली को काट के यहाँ पे आगरा कर दिया, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि ये रिक जो है वो 2 बार स्टोर्ड है, आई मीन रो 1 एंड रो 2 पे। उसने एक जगह तो अपडेट कर दिया बट दूसरी जगह वो बाय मिस्टेक भूल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ द अपडेट एनोमलाइज। अपडेट एनोमलाइज सपोज करो कई बार क्या होता है यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, 4 बार पड़ा है। सिमिलरली यू कैन से इफ यू वांट टू चेंज दिस चेन्नई, आई मीन एड्रेस ऑफ चेन्नई, समथिंग लाइक यहाँ पे आपने मद्रास कर दिया न्यू नेम जो है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि एक बार उसने कर दिया दूसरी बार भूल गया। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि इफ आई एम गोइंग टू चेंज फॉर अ वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड,
in a one particular time, then it will update automatically everywhere wherever this roll number 101 is getting. तो हमें ऐसा कुछ काम करना, तो दैट इज द रीजन यहाँ पर आपने देखा कि अपडेट एनोमलाइज परफेक्टली काम नहीं कर रहा. अब अगर हमने यहाँ पे बात करी इंसर्ट एनोमलाइज की, इंसर्ट एनोमलाइज की अगर हमने बात करी और सपोज करी यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, वो न्यूली ज्वाइन है, न्यूली ज्वाइन है, तो आपको पता है कि एम्प्लॉय जब न्यूली ज्वाइन होता है, यू गाइस आर गोइंग टू आफ्टर 6 मंथ अप्लाई फॉर द जॉब ऑल्सो, आपको समझ में आएगा, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है. ट्रेनिंग पीरियड पे जब आप रखे जाते हो तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे, किसके अंडर में काम करोगे. फॉर द टाइम बीइंग व्हेन यू गेट दिस एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए आपको 177 मिल गया, आपका नाम है, आपका एड्रेस डाल दिया गया, बट यू आर नॉट श्योर इन विच डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग, तो आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इस टेबल में यहाँ कंस्ट्रेंट है. अगर मान लीजिए यहाँ पर अलाउड नहीं है कि नल आप नहीं डाल सकते, यू हैव टू एंटर सम वैल्यू इन दैट, then you are unable to enter that value. तो insert anomalize इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रॉब्लम है. इसी तरह से सपोज करो अगर हम दो टेबल की बात करेंगे आगे, तो दिस इज द रीजन यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम आ जाती है आपका. तो इंसर्ट एनोमलाइज में आप यहाँ पे डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर डिलीट एनोमलाइज. डिलीट एनोमलाइज में हम क्या करेंगे, डिलीट एनोमलाइज में सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर किया, ओके लेट्स टेक, ये तो 2 है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस D890, डिपार्टमेंट नंबर 890. सपोज करो ये डिपार्टमेंट नंबर इन्होंने मेंशन कर दिया कंपनी के अंदर, सपोज हमारे यहाँ CSIT मैकेनिकल ये डिपार्टमेंट है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द एडमिशन मैनेजमेंट डिसाइडेड टू क्लोज दिस EE डिपार्टमेंट. तो व्हाट यू विल डू, आपने डिपार्टमेंट को डिलीट करने का तो सोच लिया, पर ये नहीं सोचा कि उस डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट वो कहाँ जाएंगे. तो दैट इज व्हाट कि इफ यू आर गोइंग टू डिलीट दिस डिपार्टमेंट नंबर, आई मीन दिस डिपार्टमेंट नंबर अगर आपने यहाँ पे डिलीट करना है तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी आपने डिलीट कर दिया. तो हमें ये ध्यान देना होगा कि व्हेनेवर वी वांट टू डिलीट सम पर्टिकुलर डेटा, तो बाकी जो रिमेनिंग डेटा है जो इससे एसोसिएटेड है, क्योंकि आपने इसकी इंफॉर्मेशन कहीं और रखी नहीं, एक अलग टेबल बनाई ही नहीं है जहाँ पे हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सारा का सारा डिपार्टमेंट नंबर करके इन्होंने यहीं पे ही सारा स्टोर कर रखा. वी डोंट हैव द अनदर टेबल दैट इज कॉल्ड द डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि आपने क्या किया, एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ ही रख दी. आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू दिस डिपार्टमेंट नंबर यू आर रिपीटिंग द एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन. आप यहाँ पे रिडेंडेंसी की प्रॉब्लम लेके आ गए, फिर आपने देखा कि इसकी एड्रेस को हम अगर रिप्लेस कर रहे हैं और आप अनफॉर्चुनेटली इसको भूल गए, तो दैट इज कॉल्ड द अपडेट एनोमलाइज. इसी तरह से यू वांट टू डिलीट द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन D890, बट इस डिपार्टमेंट के डिलीट होते ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, क्योंकि पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो जाएगा. जब आपने ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे डिलीट करने की सोची तो ये एम्प्लॉय का भी डेटा इंफॉर्मेशन चला जाएगा, क्योंकि आप इसे नल नहीं बना सकते कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप नल बना दें. सिमिलरली आपने देखा डिलीट का हो गया, अपडेट का हो गया. इंसर्ट के केस में यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, बट यू डोंट हैव द डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय का नंबर आपने दे दिया, नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, बट वी आर नॉट श्योर कि द न्यू पर्सन इज ज्वाइनिंग हियर इन विच डिपार्टमेंट. आपने अभी उसे 6 महीने या 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रखा है, तो वो ट्रेनिंग जोन में है, तो उसको अभी कोई डिपार्टमेंट काम करने के लिए अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपने तो दैट इज द इशूज विच वी आर गेटिंग इन द टेबल व्हेन वी आर क्रिएटिंग द नॉर्मल और सिंपल टेबल एंड यू आर ट्राइंग टू स्टोर everything in one single table. So these type of the problem you will get in the designing. So whenever we want to store the complete data in a one single table, all these types of the problem you will get. So what are the problem? पहला आपका redundancy हो गया, दूसरा आपने देखा update anomalize, then insert anomalize and then delete anomalize. ये 4 प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर अराइज हो गई, जिसको हम यहाँ पे किससे दूर करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन. तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस यू कैन से वेयर वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम. आई मीन वी आर गोइंग टू स्प्लिटिंग. अगर एक वर्ड में किसी ने पूछा कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, जो मैं अगर मेरे से कोई बात करता है एंड somebody asks कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, आई ऑलवेज रिप्लाई splitting the bigger table into the smaller where we can reduce all these types of the problem. बस एक लाइन में आपको बोलना है
कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम उस बड़ी टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में या छोटे छोटे रिलेशंस में हम उसे डिवाइड करते हैं या डीकम्पोज करते हैं ताकि रिडंडेंसी उसकी कम हो जाए। देखिए हम रिडंडेंसी जीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं बाय, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर तो हम यहाँ पर एक बार लेना ही पड़ेगा, भले वो डिपार्टमेंट टेबल में बाकी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करते। तो वी आर रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी, आई मीन रिडंडेंसी को कम कर रहे हैं, ना कि रिमूव करना। एंड बाकी ये जो 3 प्रॉब्लम्स थी इनको भी माइंड में रखते हुए हम नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में है क्या क्या चीजें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द 4 टाइप्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। बेसिकली अगर हम कंपनीज वगैरह की एक्चुअली 4 टाइप के नहीं, आगे आप 4th, 5th, 6th नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ेंगे, दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ बेसिक। लेकिन जो हम एक टेबल, नॉर्मल सी टेबल, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी भी केवल बेसिकली ये 3 नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करती है डेटा को स्प्लिट करने के लिए। दैट इज मच मोर सफिशिएंट टू नॉर्मलाइज द डेटा, और यू कैन से डेटाबेस। एंड बाकी जो एडवांस वर्जन है बहुत रेयरली, जैसे काफ़ी ह्यूज डेटा के केस में हम यूज़ करना चाहें तो हम वहाँ कर सकते हैं। तो नाउ द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन है क्या? तो नॉर्मलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ अ प्रोसेस टू स्प्लिट द टेबल्स विच इज़ हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी। उसको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एज पर द रूल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एन एट्रीब्यूट अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टी वैल्यूज। यू कैन से कि जो भी टेबल हम बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। आई मीन एक सेल जो है, एक पर्टिकुलर सेल में केवल एक वैल्यू होनी चाहिए, ओनली 1 वैल्यू होनी चाहिए, ओनली 1 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, एक से ज्यादा वैल्यूज को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अगर कहीं पे मल्टी वैल्यू या कंपोजिट वाला डेटा हमें नजर आ रहा है, कंपोजिट में भी क्या होता है, सपोज करो आपने नाम लिया, नेम अगर आपने लिया तो नेम में आपने उसका फर्स्ट नाम, उसका लास्ट नेम एंड देन मिडिल नेम स्टोर करना चाहते हो, तो वो 3 पर्टिकुलर डेटा है तो आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने ER डायग्राम में देखा था कि नेम को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट नेम, देन दूसरा एट्रीब्यूट हमने लिया था मिडिल नेम, एंड द थर्ड वन आई हैव टेकन दैट इज द लास्ट नेम। तो आपको यहाँ पर नेम वाला कॉलम ना बना के आपने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया, फर्स्ट, मिड एंड लास्ट। इंस्टेड ऑफ सिंगल यू हैव टू क्रिएट द 3 कॉलम्स, देन ओनली यू विल स्टोर। तो दिस वन इज द कंपोजिट। तो आप कह सकते हैं कि अ टेबल, आई एम राइटिंग इन माई डेफिनेशन, अ टेबल must not contain composite and multi-value data। आई मीन ये 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जो टेबल कंटेन नहीं कर सकता। लेट्स टेक द एग्जांपल हियर। तो आप देखोगे कि कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड अलाउड नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है भाई जितने भी सेल हम डालेंगे, ये जो सेल है हर एक सेल में केवल एक वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हम ले सकते। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल बहुत ईजी है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते। आई विल शो द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी एम्प्लॉय टेबल जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोन नंबर लिया, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 होता है। आज की डेट में एवरीबडी इज हैविंग 2 नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए 101 एम्प्लॉय है, उसका नाम है, एड्रेस है, और यहाँ पे देखिए ये सिंगल है। बट 102 के पास देखिए 2 नंबर है, और आपने क्या किया, एक सेल के अंदर आपने 2 वैल्यू स्टोर कर दिया, विच इज नॉट अलाउड। अगर एक सिंगल रिकॉर्ड में भी ये प्रॉब्लम आ गई तो द कंप्लीट टेबल इज नॉट इन द फर्स्ट NF, क्योंकि मैंने एक को भी पकड़ लिया, एक प्रॉब्लम भी आपको कहीं नजर आ गई तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। इवन यू कैन सी हियर द रोल नंबर 104 is also having here the 2 numbers which is also representing कि the single cell cannot contain the 2 values. It is a multi-value problem. It is not composite problem. It is a multi-value problem. Multi-value का मतलब है कि एक सेल के अंदर आपने 2
एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर दिया। बाकी में आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये दो ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, तो हम ये कहेंगे ड्यू टू दिस रीजन दिस टेबल इज नॉट इन द फर्स्ट एनएफ। तो अगर ये फर्स्ट एनएफ नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएं इसको फर्स्ट एनएफ में, तो हम फर्स्ट एनएफ के लिए यहाँ पर देखेंगे कैसे इसे हम फर्स्ट एनएफ में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, उसी डेटा को हमने 2 टाइम्स स्टोर कर दिया। दैट मीन्स 101 तो सही था, बट 102 में क्या था, ये वाला नंबर और ये नंबर आ रहा था। इसे उठा के क्या किया, एक रिकॉर्ड में 102 और यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस, बाकी तीनों चीज तो यहाँ पे सेम ही है, बस ये नंबर अलग हो गया, ये कॉलम अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि उस सिंगल रिकॉर्ड को आपने 2 टाइम्स यहाँ स्टोर करा। जब आपने यहाँ पे 2 टाइम्स स्टोर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, आ जाए, आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कि ये रिडंडेंसी कैसे कम होएगी। बट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई उसकी जो कंडीशन है कि एवरी सेल मस्ट हैव द एटॉमिक वैल्यू। तो ड्यू टू दैट रीजन दिस टेबल इज नाउ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट कि डेटा रिपीट हो रहा है, बट हमें ये सबसे पहली चीज चेक करनी थी कि एवरी सेल मस्ट हैव द एटॉमिक वैल्यू। और जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार जो फोन नंबर एक सेल में आ रहा था वो रिमूव हो गया, हमने उसको 2 रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। पहले रिकॉर्ड में भी ये सेम डेटा आ रहा है ये, बट नंबर अलग अलग हो गए, तो दैट इज नथिंग बट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि आपने वहां पे क्या किया कि उसे रिमूव कर दिया। आई मीन हर एक सेल एक एटॉमिक वैल्यू को रखेगा, एक से ज्यादा को नहीं रखेगा। नाउ कम टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में 2-3 चीजें नहीं आएंगी। आई राइट हियर डेफिनेशन कि व्हाट इज द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। टू NF होता क्या है, 2NF होने के लिए टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट NF, यानी कि जो पहली कंडीशन है उस टेबल को फर्स्ट NF में होना जरूरी है। द सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पर होना चाहिए, द सेकेंड कंडीशन इट मस्ट नॉट कंटेन पार्शियल functional dependency. Already we discussed functional dependency. I know you guys don't know the partial dependency, so that is the reason I am going to discuss. यहाँ writing नहीं सही बन पा रही है, बट मैं जो बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुन सकते हो। तो ना यहाँ पे ये 2 कॉन्सेप्ट देखना है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, जस्ट नाउ आई टोल्ड कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, बट व्हाट इज दिस न्यू थिंग जस्ट नाउ आई हैव रिटन हियर, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को बताने के लिए आई विल टेक वन एग्जाम्पल हियर, दैट इज सपोज यहाँ पे मैंने लिया रिलेशन ABCD एंड यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है AB टेंस टू D एंड C टेंस टू नॉट C, यू कैन से B टेंस टू C हियर। तो यहाँ पर ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि what is the meaning of the partial functional dependency। तो already you guys know how to calculate the candidate keys। तो हम सबसे पहले इस रिलेशन का कैंडिडेट की निकालेंगे। कैंडिडेट की निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, ABCD मैंने लिखा, ABCD मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ये देखा A और B दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं, वो D के पास जा रहे हैं, और B जो जा रहा है वो C के पास जा रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर इनकमिंग एजेस किसके पास नहीं है, दैट इज A और B के पास नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट आ गया। तो हम क्या करेंगे, AB का क्लोजर निकालेंगे। AB का क्लोजर निकालेंगे तो AB तो आएगा ही, साथ ये क्या लेके आएगा, AB जो है D को बुला लेगा और B जो है वो C को बुला लेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कंप्लीट रिलेशन बन गया, दैट इज R। नाउ
जब आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट से ही आपका क्या मिल गया, आपको आर मिल गया, तो मैंने आपको बताया था आगे और किसी को चेक ही नहीं करना है कि और कोई कैंडिडेट की होगी कि नहीं, तो ओनली वन कैंडिडेट की मिलेगी, दैट इज नथिंग बट द ए बी। तो यू कैन से यहाँ पे ए बी जो है यहाँ पर एज अ सी के काम कर रहा है। जब आपको सी के मिल जाएगा तो अब हम यहाँ पे कहेंगे दो नई चीजें आएंगी। आपको सी के मिलने के बाद आप यहाँ पे कहोगे, एक तो आई थिंक इट इज अ विजिबल, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हियर टू कॉन्सेप्ट, प्राइम एट्रीब्यूट और दूसरा जो है हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नए आएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो प्राइम एट्रीब्यूट है हमारे पास वो कौन कौन सा है, ए और बी आया आपका। तो दिस टू इज एक्टिंग एज अ प्राइम एट्रीब्यूट। और कौन सा यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो रिमेनिंग है, ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट थे, दो तो प्राइम बन गए, तो बचे हुए जो दो हैं दैट इज द नॉन प्राइम। क्या होगा हमारे पास, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा हमारा सी एंड डी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट आ गए हमारे पास, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गए। तो प्राइम एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द कैंडिडेट की। तो टोटली जो कॉन्सेप्ट है वो कैंडिडेट की पे ही है। इफ यू नो द कैंडिडेट की यू कैन डू कि प्राइम क्या है और नॉन प्राइम क्या है। इफ यू डोंट नो, आई मीन आपको इस काम के लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इन दिस फंक्शन, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव कैलकुलेटेड हियर द कैंडिडेट की। नाउ अब मैंने बोला फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, दो कॉन्सेप्ट आएगा, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी और दूसरा है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहां पर देखिए हमारा जो ए बी टेंस टू डी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और डी जो है हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इफ कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर वो फुल्ली डिपेंडेंट है ए बी, क्योंकि ए बी हमारा यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट की है। अगर ए बी हमारा कैंडिडेट यानी एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, ए अलग नहीं बी अलग नहीं, ये दोनों ही कैंडिडेट काम कर रहा है, आई मीन दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे। बिकॉज इन दिस रिलेशन ओनली वन कैंडिडेट की, तो दिस कैंडिडेट इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की ऑल्सो। तो यहाँ पर जो हमने प्राइमरी की या कैंडिडेट की लिया है दैट इज अ ए बी। अगर ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे टोटल प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यू कैन से कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली, तो हम इस वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोलेंगे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट। आई मीन दिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द सी के। नाउ द सेकेंड रिलेशन इज गिवन हियर बी टू सी। आप देख रहे हैं सी तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। वाई आई एम सेइंग बी इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, क्योंकि टोटल कैंडिडेट की आपका ए बी है एंड B इज अ सबसेट ऑफ दिस। आप देखिए ए बी का B जो है, केवल B यहां नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, इट्स नॉट द कैंडिडेट की। बट C यहां पर क्या हो रहा है, ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है। एक्चुअल कैंडिडेट की ए बी थी बट ये प्राइम एट्रीब्यूट पे तो डिपेंड कर रहा है, नॉन प्राइम जो है एक प्राइम पे तो डिपेंड कर रहा है, बट ये कंप्लीट की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि की के आधे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ ए नहीं है। So that is the reason this relation, or you can say this functional dependency is called a partial functional dependency. This is a partial functional dependency. Partial functional dependency का मतलब अगर हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है किसी कैंडिडेट के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि कंप्लीट। जैसे ऊपर वाला क्या है, ये फुल्ली है, फुल्ली का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि ए बी हमारा कैंडिडेट की था और डी एक नॉन प्राइम था। तो हमें यही देखना कि राइट हैंड साइड जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो 100% कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंडेंट है या पार्शियल ऑफ द कैंडिडेट। तो आप देख रहे हैं सी जो है पार्शियल पे डिपेंडेंट है और
डी जो है फुल्ली पे डिपेंडेंट है। तो इन दिस प्रॉब्लम हमने देखा कि पार्शियल क्या है, फुल्ली क्या है, इवन प्राइम क्या है, नॉन प्राइम क्या है। तो सेकेंड एनएफ का जो डेफिनेशन यही है कि पहला जो टेबल जो होना चाहिए वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए। देन उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगी, आई मीन उस टेबल में जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगी उसका हम ये देखेंगे कि वहां पर ये वाली प्रॉब्लम ना हो। तो इसका मतलब ये जो टेबल मैंने आपको दिया था ये वाला, इट इज नॉट इन 2NF। क्यों नहीं है 2NF में? क्योंकि भाई इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ गई, B टेंड्स टू C इज हैविंग द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये है कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंटली पार्शियली डिपेंड कर रहा है B पे, एंड B इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, दैट्स द रीजन इट इज नॉट इन द 2NF। तो अगर ये 2NF में नहीं है तो क्या हम इसे 2NF बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो थिंग आता है कि अगर कोई टेबल आपने जज करी, कि जब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप यहाँ पर जो टेबल हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं उसे आप चेक करके ये बताओ कि द गिवन प्रॉब्लम इज 2NF और नॉट। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हो कि जो प्रॉब्लम है वो 2NF में है कि नहीं है, और अगर है तो उसे डीकम्पोज कैसे करोगे, आई मीन आप यहाँ पर उसे 2NF में बनाओगे कैसे। अभी मैंने ये प्रूफ किया कि दिस टेबल इज नॉट इन द 2NF। तो आपने देखा ए है, ए में आपका, अब देखो किस में प्रॉब्लम नहीं थी, आई मीन प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ये PD है। PD का मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी, आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट, एंड दिस वन इज हैविंग द फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आई एम राइटिंग हियर FD, यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। तो जहां पे ये प्रॉब्लम आएगी हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग टेबल बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस R को दो टेबल में डिवाइड किया, एक को ले लिया R1 और दूसरे को ले लेंगे R2। तो जो आपका कैंडिडेट की था, दैट मीन्स यहाँ पर आपने लिया ये, तो ये अब आपका ये अलग हो जाएगा। R1 में हम ले लेंगे ABD और दूसरे में हम ले लेंगे यहाँ पर B और C ले लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इस R1 में AB इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की, आई मीन AB एक प्राइमरी की तरह काम करेगा और D इसके ऊपर वैल्यू, यानी कि इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी AB टेंड्स टू D बन जाएगी और इस वाले की बन जाएगी B टेंड्स टू C, ये यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे B इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ यहाँ पे प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी क्या है, जो C है, B जो है C को डेराइव कर रहा है, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो अभी आप ये नहीं कहोगे कि ये तो इसी का पार्ट था, अब आप R को भूल जाओगे और अब R1 और R2 को ध्यान रखोगे। R1 एक अलग टेबल है, R2 एक अलग टेबल है, जिसमें AB यहाँ पर एज अ प्राइम, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। यहाँ B एक प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, क्योंकि B की वैल्यू आपको पता होगी तो आप C की वैल्यू को रिट्रीव कर लोगे। यहाँ पर आपको AB की वैल्यू पता होगी तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी, यू कैन सर्च द D वैल्यू। तो दिस इज द वे हमने यहाँ पे क्या किया। अब यहाँ पर जो R1 और R2 हमने नई टेबल बनाई, नाउ दिस टू टेबल इज इन द 2NF, ये 2NF में आ गया। लेकिन पहले जो ये R था, R इज नॉट इन द 2NF, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि अगर वो 2NF में नहीं है तो आप यहाँ पर देखो, ये जो भी एनोमलाइज हमने पढ़ी थी ये सारा उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आती, अगर हम ये काम करते तो वहां पर चाहे इंसर्शन में दिक्कत आती, चाहे डिलीशन में आती, चाहे अपडेट में या रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती, उस चीज को कम करने के लिए हमने क्या किया, कंप्लीट R को हमने, तो दैट इज द रीजन द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इज व्हाट, इट इज द स्प्लिटिंग द बिगर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल। आप देखिए पहली टेबल में ABCD था, अब नई टेबल में ABD आ गया और दूसरे में BC आ गया, आई मीन नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए, बट इनके बीच में वही आ जाएगा, प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बीच का रिलेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर वो डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, और आप उसे अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो आप उसे कैसे बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो इट मस्ट बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। द सेकेंड कंडीशन कि देयर मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, बस एक लाइन का डेफिनेशन होना है। अब यहाँ पे देखना कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी तो क्या मतलब है, आप इसको प्रॉपर अगर आप डिफाइन करना चाहो कि एग्जाम में क्या लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अ रिलेशन 2NF की, जो मैं प्रॉपर डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में होगा, अ रिलेशन schema R is in 2NF
if every non-prime attribute in R is fully dependent on the primary key, प्राइमरी की का मतलब यहाँ पे वही है आपका जो कैंडिडेट की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो होगा वो क्या होना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे। जैसा कि हमने देखा कि ए बी टेंस टू डी था, तो डी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था और फुल्ली डिपेंडेंट था ए बी के ऊपर। इसी को पलट के आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन आर इज नॉट पार्शियल डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, यानी कि पार्शली वो डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम, जैसे कि आपने देखा था बी जो है वो सी को रिट्रीव कर रहा था, तो ये पार्शियल हुआ क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एट्रीब्यूट ए बी था हमारा। तो यहाँ पर देखियो ये पार्शियल पार्ट है, ए बी का आधा पार्ट है और सी जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ, तो आप चाहे उसे पार्शियल के टर्म्स में डेफिनेशन लिखो या फुल्ली लिखो। जब आप फुल्ली लिखोगे तो आप लिखोगे कि इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अगर आप लिखोगे पहली वाली डेफिनेशन विच आई टोल्ड कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और सेकेंड कंडीशन इट मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज नथिंग बट द 2NF कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द थर्ड NF कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं, एंड वी विल डू द मोर क्वेश्चन ऑन दिस सेकेंड NF ऑल्सो। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस and everybody try this one. I am writing here, that is R is given here A, B, C, D, E, and A is given here B, and B tends to E, and C tends to D. Now check and tell me which one is the partial dependency, और इसमें है कि नहीं। तो A, B, C, D एंड E, यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट की कैलकुलेट करना है। A जो है B को बुला रहा है और B जो है E को रिट्रीव कर रहा है एंड C जो है D को। तो यहाँ पर हम देखें किसके किसके पास इनकमिंग एजेस नहीं है। एक तो C के पास नहीं है और दूसरा जो है हमारा A के पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट आया वो AC आया, और AC का हम क्लोजर निकाल के देखते हैं। तो हमने यहाँ AC लिया तो AC का AC आ गया, और A जो है B को बुला रहा है और B जो है E को बुला रहा है और C जो है वो D को बुला रहा है। यस, इट इज़ रिट्रीविंग हियर R हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है AC इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की। तो AC को हम अब C के बना लेंगे, और क्योंकि हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट था वही कैंडिडेट की बन गया, तो अब हम आगे और कोई कैंडिडेट की चेक ही नहीं करेंगे। तो हमारा AC एक यहाँ पर कैंडिडेट की आ गया। इसका मतलब प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए हमारे A एंड C हो गए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम जो होगा हमारा, नॉन प्राइम यहाँ पर आ जाएगा आपका B, D और E, ये नॉन प्राइम आ गए। तो अब हम ये देखेंगे कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहीं पार्शियल तो डिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइम एट्रीब्यूट था और B जो है हमारा नॉन प्राइम है। आप देखिए कि यहाँ पर ये PD की प्रॉब्लम आ गई, दैट मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम। B is depends on the A and A is not the candidate की, बल्कि AC कैंडिडेट की है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर देखिए ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, D एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और C जो है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। आप देख रहे हैं कि नॉन प्राइम यहाँ पे प्राइम के ऊपर डिपेंडेंट है, बट C इज द पार्शियल की ऑफ द कैंडिडेट की। तो यहाँ पर ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, बट B टेंड्स टू E दोनों ही नॉन प्राइम है, दोनों ही नॉन प्राइम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो नॉन प्राइम इतना पावरफुल है कि एक नॉन प्राइम की वैल्यू बता दे रहा है। तो हमने देखा कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी है जहां पर आपको नॉन पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आई। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को आप कहोगे कि दिस प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम इज नॉट इन द 2NF। हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम गिवन है, आपसे एग्जामिनर अगर पूछे कि क्या ये गिवन प्रॉब्लम जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो आप लिखोगे नॉट इन 2NF। कैसे है वो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी में से 2 ऐसे आ गए जो पार्शियल डिपेंडेंट है, एंड पार्शियल डिपेंडेंट अलाउड नहीं होता 2NF में, तो ये नहीं है। अब इससे अगर मुझे यहाँ पे कोई बोले ठीक है आपने तो प्रूफ कर दिया कि ये 2NF में नहीं है, नाउ कन्वर्ट दिस
इनटू द 2NF, आई मीन इस नॉट को यस में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे करना है। कितनी पीडी मिली थी मुझे, 1 और 2, तो 2 टेबल तो बननी ही बननी है, और एक इसकी जो कैंडिडेट की निकाली थी बेटा वो बनेगी, यानी कि R हमने एक यहाँ पर बनाएंगे R1, और R1 में जो पहला हम लेंगे वो है A टेंस टू B, आई मीन पहला जो प्रॉब्लम था ये। दूसरा जो बनाएंगे R2 हमने, और वो प्रॉब्लम थी C टेंस टू D के साथ। नाउ तीसरा जो हम बनाएंगे जो कैंडिडेट की थी उसके लिए एक बन जाएगी। कई बार कैंडिडेट की ऑटोमेटिक कवर हो जाती, पर इसमें कवर नहीं हो रहा है, A और C का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, तो आई एम टेकिंग दिस वन एज अ सेपरेट वन, अगर नहीं बन रहा है। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे फिर तो ये छूट गया, ये छूटा नहीं, इसे कहीं ना कहीं होगा। आप देखो A ने B को बुलाया, B ने E को बुलाया, तो यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉब्लम दिख रहा है। ट्रांजिटिव होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर x टेंस टू y है एंड y टेंस टू z है, तो आप क्या करते हो, x टेंस टू ऑटोमेटिक z को रिट्रीव करेगा, द सेम कॉन्सेप्ट। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पर भी आप देखो ट्रांजिटिव होने के कारण अब मैं क्या करूंगी कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी मैंने बनाई थी a टेंस टू b, एंड b जो आगे चल के e को बुला रहा है, तो इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ इंक्लूड कर दूंगी मैं, तो ये दोनों इसके साथ आ जाएगा और ये अलग ही रहेगा और ये अलग। तो इसमें ये प्राइमरी होगा, इस वाले में C के ऊपर D डिपेंड है, यानी कि C की वैल्यू जो है D को सर्च कर सकती है। यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर क्या की होगा वो हम देखते हैं। तो R1 का जो एट्रीब्यूट्स होगा वो होगा A, B और E। इसी तरह से R2 टेबल में क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, C एंड D, एंड R3 में आपको पता ही है AC है, और AC कंबाइंड ये दोनों मिलके एज अ की का काम करेंगे। तो R3 का तो ये हो गया। नाउ R2 में C जो एज अ की काम करेगा। अब आएगा R1 में कौन की का काम करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि A जो है B को डेराइव कर रहा है, B जो है E को कर रहा है, तो ऑटोमेटिक A की मदद से आप E लेके आओगे, तो यहाँ पर ये की का काम करेगा, दैट इज A की मदद से आप E को भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द वे। नाउ दिस टेबल इन द 2NF R नहीं है बल्कि 2NF में अब 3 नए लोग आ गए, दैट इज R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 इज इन 2NF, नॉट द R जो है वो ये था कंप्लीट R। हम R अब भूल जाएंगे जब हम नई टेबल, आई मीन इस बड़ी टेबल को आपने 3 टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ये जो 3 आए R1, R2, R3, यही आपका 2NF है। आई मीन नाउ दीज 3 टेबल इज इन द, तीनों अलग अलग 2NF में है, हम ये नहीं कह रहे कि कंबाइंड है। तो तीनों जब वो, अब यहाँ पर आपको वही है कि प्राइमरी फॉरेन की अगर आपको लगानी होगी तो डिपेंड्स कि आप कैसे इन तीनों को रिलेशन में बांधोगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द 2NF की अगर कोई टेबल हमारी 2NF में नहीं है तो हम उसे 2NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ आई विल टेल द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हाँ बोलो मैम, R1, R2, R3 क्या है जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो? ये एक नई टेबल बन गई है, नहीं समझ में आया? मैम ये R3 क्यों ले रहे हैं, AC क्यों ले रहे हैं R3, ये समझ में नहीं आया। बाकी ये तो आ गया कि मतलब ये दोनों में पार्शियल हो रहे थे इसलिए इनको लिए, बट R3 क्यों लिए? अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी आपका AC, यहाँ पे C कहीं आया, यहाँ पे देखो ये वाले में, इन दोनों में अगर आप देखो यहाँ पे A टेंस टू B, B टेंस टू E है, ठीक। इसमें इस ओरिजिनल टेबल का जो आपने कैंडिडेट की निकाला था, इसका ओरिजिनल टेबल आपका CK थी, आपने यहाँ पे क्या करा, एक हमारे पास, ओके आई विल डू, यहाँ पर एक टेबल ये है AC है, दूसरी हमारे यहाँ पर यहाँ पे कह लीजिए A, B और E है, ये इसमें A और C के कॉलम है, और इसमें तीसरे वाले में जो है हमारा CD है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड यहाँ पर ये PK का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें अगर फॉरेन की, आई मीन कुछ डेटा अगर मुझे यहाँ से चाहिए, सपोज करो ये एम्प्लॉय टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है, आप लोगों ने प्रैक्टिकली SQL में पढ़ा है तो यू कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस वन इज द सेल ग्रेड, ठीक है अमन। अब देखो ये एम्प्लॉय टेबल है, एक्चुअली आपस में तीनों टेबल आप देख रहे हो कि रिलेटेड है। अब आप कहोगे कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर देखो सेल ग्रेड में कोई फिजिकली कॉमन कॉलम नहीं था, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो ABD, तो यहाँ पर आपका कोई फिजिकली कोई कॉमन कॉलम नहीं था, उसके बावजूद भी हम डेटा को रिट्रीव कर रहे, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय टेबल एंड
सेल ग्रेड, कैसे आप कर रहे थे, सैलरी के बेसिस पे उनके बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। इसी तरह से यहाँ डिपार्टमेंट टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में एक कॉमन कॉलम था, दैट वाज द डिपार्टमेंट नंबर। तो आपने देखा कि चाहते तो हम एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन एक सिंगल टेबल में रखते हैं, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, पूरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, साथ में उसके डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, साथ में उसके सैलरी का पूरा ग्रेड वगैरह की इंफॉर्मेशन। पर आप देखिए उस टेबल का साइज कितना बढ़ जाता, बहुत बढ़ जाता। और जब बहुत बढ़ जाता तो मैंने आपको बताया था कि अननेसेसरी जो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन हर एक एम्प्लॉय के साथ वहां पर डिस्प्ले होता, जो कि रिडंडेंसी को बढ़ाता। अब आप यहाँ पे इस बड़ी टेबल में अगर हम डेटा स्टोर करने लगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर डेटा जो है वो रिपीट हो रहा था। I mean, तो हमने क्या किया, इसको कम करने के लिए आई विल टेक एनी एग्जाम्पल जिसमें डेटा भरा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्यों लिया। ये जो है आपका जो सीके निकाला था उसकी एक टेबल बननी पड़ेगी। इसमें कारण क्या है, ना तो इस R1 में ये AC कवर हो रहा, A और C एक साथ आ रहा है, ना ही R2 में AC एक साथ आ रहा, बल्कि यहाँ C आ रहा, पार्शियल पार्ट आ रहा था इसका, यहाँ पर भी पार्शियल पार्ट आ रहा था, कंप्लीट नहीं आ रहा था। और जबकि हमारा कैंडिडेट की क्या निकला था आर का, वो AC था। I mean, AC को हम अलग नहीं कर सकते, यहाँ पर भी पार्शियल आ रहा था, यहाँ पे भी पार्शियल था, तो हमने उनके लिए अलग अलग टेबल बना दी। लेकिन ये जो कैंडिडेट की निकाली थी अगर कहीं नहीं मिल रही तो हम यहाँ पर डालेंगे तीसरी टेबल। फिलहाल अभी इस टॉपिक में आप यहाँ तक समझो, जब मैं इसका फिजिकल एग्जाम्पल लूंगी ना जिसमें टेबल्स वाले डेटा होंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन। 3 टेबल्स क्यों बनाई, इसकी जो वैल्यूज लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि क्यों हम ले रहे हैं, बट यहाँ पे ये समझो कि अगर कोई यहाँ पे PD अवेलेबल है आपका तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, दिस इज द वे यू कैन डू हियर। नाउ कम टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि पार्शली कैसे उसमें डेटा फिल होगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि स्कूल का डेटा है, टीचर आईडी है, सब्जेक्ट नेम है और टीचर की एज दे रखा है यहाँ पर इन्होंने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीचर का जो आईडी है वो बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखना यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि वो टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 111 देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स। इसी तरह से यहाँ पे टीचर का जो एज है वो ऑब्वियस सी बात है, दोनों जगह एक ही टीचर है तो एक ही एज होगा। इसी तरह से आप देखिए बाकी, तो यहाँ पे क्या कैंडिडेट की क्या है, इस टेबल का जो कैंडिडेट की उन्होंने बताया कि टीचर का आईडी और सब्जेक्ट। केवल टीचर की आईडी अगर हमें पता हो तो हम ये नहीं बता सकते कि वो टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा। आई कैन नॉट से, आई मीन आई विल नॉट गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट इफ आई नो, इफ यू वांट टू नो कि अगर हमारा टीचर का आईडी पता है तो हम उसका एज निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। बट इफ यू वांट टू आस्क कि विच सब्जेक्ट 111 इज टीचिंग, यू कैन नॉट जज हियर, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स कंसीडर कि यहाँ पे जो कैंडिडेट की है वो टीचर की आईडी और सब्जेक्ट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, टीचर का एज है। अब यहाँ पे ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है क्योंकि सभी एटॉमिक वैल्यू को ले रहा है, बट यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि टीचर एज इज डिपेंड ऑन टीचर आईडी अलोन विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा, कहाँ चला गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर की जो आईडी है, टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट, ये मिल के हमारा सीके है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभी अभी मैंने आपको बताया जो टीचर की एज है, एज जो है वो डायरेक्टली आपका, इफ यू वांट टू नो कि व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो आप वहाँ पे अगर टीचर की आईडी आपको पता है तो आप उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है टीचर की एज,
वो पार्शियल की पे डिपेंडेंट है। आई मीन अगर आपको सब्जेक्ट नहीं भी पता कि वो टीचर क्या पढ़ा रहा है तो भी तो आप उस टीचर की एज बता सकते हो ना। अगर यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है आपका तो इसका मतलब ये 2NF में नहीं है। टीचर की एज आप डायरेक्टली उसके आईडी से कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि टेबल ये कह रहा है कि भाई जो मैं प्राइमरी की है वो ये है, पीके इज दिस। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी होने के कारण ये 2NF में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 2NF में करने के लिए, इसे यहां पर इस टेबल को ब्रेक करेंगे। इस टेबल को ब्रेक करेंगे। अब देखिए पहली टेबल में क्या होगा, जो पहली टेबल में होगा दो चीज होगी, टीचर की आईडी और टीचर की एज। आई मीन आपने यहाँ पर एज, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें थी, भाई एज को आप आईडी से कैलकुलेट कर ले रहे। तो अब देखो यहाँ पे डेटा रिपीटिशन जो ऊपर था यहाँ पर, अमन ध्यान से देखना, वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, आप देखो यहाँ पे टीचर का नाम केवल अब एक बार आ रहा है, 111, 222, 333। अभी ऊपर वाली टेबल में आप देख रहे थे कि डेटा रिपीट हो रहा था, ड्यू टू द सब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा था। 2 बार आपका 111 आ रहा था और 2 बार ही 333 आ रहा था, 22 एक ही बार। आई मीन 333 भी वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीच कर रहा है। तो आपने देखा कि जब आपने इसे एक टेबल में करा तो आपका रिपीटिशन वाला डेटा खत्म हो गया। आईडी के सामने आपने उसकी एज लिखी और फिर सभी आईडी के सामने आपने एज लिख दी। अब यहाँ पे टीचर, यहाँ पे देखो जो टीचर और उसका सब्जेक्ट है आप यहाँ पर ये डाल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे 333 मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। अब कहोगे कि ये चीज तो पहले में भी थी, बिल्कुल है, लेकिन एज तो बार बार नहीं रिपीट हो रही है ना। ये देखिए आपको 2 बार एज नहीं डालनी पड़ रही है। 38 आपको बार बार नहीं डालना पड़ रहा। 111 की एज जो है 38 है, वो केवल आपको एक ही बार शो करना है। तो आपने देखा कि जहां पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है उसको आप रिमूव कर सकते हो, तो डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे कम हो गई। इवन व्हेन यू वांट टू अपडेट, अगर सपोज करो टीचर की एज 111 है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरी एज 38 नहीं 44 है, तो आप केवल एक ही बार जाके चेंज करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अपडेट एनोमलाइज भी कम हो गई। अपडेट एनोमलाइज कैसे कम हो गई भाई, केवल आपको एक ही जगह 38 को बदलना पड़ेगा। ऊपर में क्या था 111 2 बार था उस सिंगल टेबल में, तो अगर आपने एक जगह अपडेट किया दूसरी जगह आप भूल गए तो वो प्रॉब्लम वहां पे क्या आता है, वो अपडेट एनोमलाइज में। साथ ही साथ आप देख रहे थे कि रिपीटिशन ऑफ द डेटा भी हो रहा था, आप जबरदस्ती उसे 2 बार भर रहे थे। अगर टीचर कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो 3 बार आप उसकी एज लिखते। अगर वो 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो अननेसेसरी यू आर राइटिंग 4 टाइम्स ऑफ हर एज। तो वहां पे क्या होता है कि उस रिपीटिशन के साथ साथ आप अपडेट, इंसर्ट एंड ये सारी एनोमलाइज को कम कर रहे हो। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर जब आप कहोगे कि फिर यहाँ पर ये चीज आप देखो, यहाँ पे अगर आपने ये दूसरी टेबल नहीं बनाई, आपका क्वेश्चन ये था कि हम कैंडिडेट की के लिए क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको ये भी तो जानना है कि वो टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। केवल टीचर की एज ही तो जाननी जरूरी नहीं है ना। तो आपने एक सेपरेट टेबल बनाई जो आपकी प्राइमरी की थी। प्राइमरी की क्या था, आपका टीचर का आईडी और उसका सब्जेक्ट था। इन 2 इंफॉर्मेशन को भी तो आपको जानना था, इस वजह से आपने ये एक टेबल अलग से बनाई जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है। जो R1 है उसमें केवल टीचर की आईडी और उसका एज है। आई नो कि आप कहोगे कि यहाँ पर टेबल में टीचर की आईडी इसमें भी रिपीट हो रही, इसमें विदाउट द आईडी। मैंने इसीलिए बोला था कि कुछ पार्ट आप 100% डेटा को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोनों जगह देखना है कि टीचर की आईडी की मदद से उसकी एज निकाल ली, टीचर की आईडी से उसका सब्जेक्ट निकाल लिया, बट हमने यहाँ पे क्या किया, रिपीटिशन और एनोमलाइज को कम भी किया है। साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ टेबल्स जरूर इंक्रीज होंगे, बट आप देखोगे कि आपका जो टेबल का साइज होगा वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अमन, now I will take 5 minutes more to tell. Okay, tomorrow I will tell the third normal form. हेलो हाँ अमन, आवाज आ रही है। टुमारो आई विल टेल द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो रहा है। तो अमन तुम्हारा क्लियर हुआ डाउट बेटा कि मैंने उसमें क्यों लिया था R3? हेलो। हाँ अमन क्लियर हुआ, मुझे आवाज आ रही, तुम बोलो। नो मैम, बस मेरा नेटवर्क सही नहीं है मैम, वो ओके देन देन आप ना नेट से डाउनलोड करके देख लेना। आई विल अपलोड दिस। मैम हो गया क्लियर।